नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम संवाद कार्यक्रम में हाजिर होते हैं अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थनीति और राजनीति पर। हमारी आर्थिक नीति किस दिशा में जा रही है, वह राजनीति को कितना प्रभावित कर रही है, इन सारे विषयों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे विशेष मेहमान हैं रणजीत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। रणजीत सिंह जी पेशे से एडवोकेट हैं और PUCL जो मानवाधिकार संगठन है उसके बलिया के जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारा काम आपने किया है और आर्थिक और राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। बहुत अध्ययन है इस विषय पर आपको। तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे जी। सबसे पहले जो सवाल हम लेंगे आपसे कि जो नई आर्थिक नीति है, ठीक है, जो उसके अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं हमारे देश में, वो भारत को संकट में डाली है या फिर संकट से उबारा है उसने, नई आर्थिक नीति ने? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो इस संवाद कार्यक्रम को चलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा कि आपने बलिया में ये कार्यक्रम शुरू किया जी। और जहाँ तक नई आर्थिक नीति के वजह से देश में विकास हुआ है या देश की अर्थव्यवस्था संकट में चली गई है जी, तो इसका मूल्यांकन करने के लिए जो इस समय हमारे यहाँ अर्थनीति का मॉडल है, विकास का जो मॉडल है, जिसका ढिढोरा आज की राजनीति पिटती है कि विकास किसी भी स्थिति में रुकेगा नहीं, तो ये सिलसिला 1991 की औद्योगिक नीति से शुरू हुई। औद्योगिक नीति में जितनी भी चीज़ें नई तरीके की शामिल हुई, आप 1991 के पहले और 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक नीतियों में कोई आप सामंजस्य नहीं देख सकते हैं। 1991 के पहले की जो अर्थनीति थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थनीति थी, और 1991 के बाद ठीक उसके उल्टा ये पूरी की पूरी पूंजी परस्त नीति जो है, पूंजीवादी नीति की शुरुआत 1991 से होती है और वो चलते चलते लगभग 3 दशक की यात्रा पूरी कर चुकी है। और इस 3 दशक में एक विकास ऐसा शब्द है जिसको लेकर के पूरी राजनीति जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सारे जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो भी और जो विपक्ष में है वो भी, वो सब कहते हैं कि विकास नहीं रुकेगा, और वो विकास है क्या उसकी कोई परिभाषा सामने नहीं आती है। 1991 के पहले जो विकास का मॉडल था वो सतत विकास का मॉडल था। सतत विकास का मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं या मानवीय संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम इतना ही दोहन करके और उत्पादन कार्य करेंगे जिससे वो संसाधन स्वतः अपने को रेगुलेट कर सके। प्रकृति से हम उतना ही लेंगे कि प्रकृति उस कमी को स्वतः भरपाई कर सके। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस डेवलपमेंट मॉडल से प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचती है, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचता है। 1991 की अर्थनीति जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पे भयानक तरीके से शोषण के दोहन के आधार पे ये अर्थनीति की शुरुआत हुई। और दोहन इस स्तर का हो कि मुनाफा जितना हम बढ़ा सके उसके लिए दोहन पर ध्यान नहीं दिया गया। आज 3 दशक में आप देखिए कि पर्यावरण की समस्या देश में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर से जिस क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है, ये आकलन है, डाटा है कि 98 से 99% ज़मीन बिल्कुल फर्टाइल ज़मीन है और मैदानी है, पठारी नहीं है। जब उत्तराखंड का विभाजन हो गया तो पहाड़ हमारे यहाँ से खत्म हो गया, जंगल भी खत्म हो गए। जो फॉरेस्ट्री है वो सामाजिक वानिकी है, वो मूल जंगल नहीं है। तो आप देखिए कि बहुत सारी ज़मीन 3 दशक में बंजर हो गए। बहुत सारे उपजाऊ ज़मीनों का प्रयोग जो है वो आर्थिक गतिविधियों में किया गया। खेती का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है, उत्पादन का दायरा गिर रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और हाईटेक मशीनों के जरिए उत्पादकता जरूर बढ़ रही है, लेकिन मौलिक उत्पादन का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो इस 3 दशक में आप आइए तो समाज के अंदर जो आम आदमी के जीने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो भोजन है, स्वास्थ्य है, मकान है, शिक्षा है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 21 में की गई है, उसको आप देखेंगे। और इसके पे कोई सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे अगर किया जाए तो 1991 के बाद और 2021 में आते आते कुछ खास लोगों का वैभवशाली दायरा जरूर बढ़ा है, लेकिन बहुमत जो है इस देश की बड़ी आबादी वो निरंतर वो गिरावट की ओर गई है।
उसके जीवन स्तर में कठिनाइयाँ पैदा हुई है, उसको जीवन जीने में कठिनाइयाँ पैदा हुई है और न्यूनतम ज़रूरतों से वो समझौता करते करते आज वो हाशिया से बाहर जाने की स्थिति में है। आज फीस देने में लोग सक्षम नहीं हैं, दवा इलाज कराने में सक्षम नहीं है। और आज की जो स्थिति है वो तो ये है कि 2 जून जो कहा जाता है कि दोनों मीटिंग एक सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जितने कैलोरी की ज़रूरत है उतना कैलोरी भी हासिल करने की क्षमता लोगों की बहुत गिर चुकी है। बिल्कुल। तो आप नई आर्थिक नीति से जो खास उपलब्धियां हुई है उसमें देखिए कि 3 दशक में सबसे ज़्यादा वनों का कटाव हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन हुआ है, पानी जो मुफ्त की चीज़ थी वो बाजार में चली गई है, हवा जो मुफ्त की चीज़ थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, उसका भी विक्रय आप पेंडेमिक या महामारी के दौर में आपने देखा कि पैसा लेकर के लोग ऑक्सीजन खरीदने के लिए तैयार थे और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। तो जीवन जीने की जो मुफ्त की प्राकृतिक संसाधन है उस पर संकट खड़ा हो गया। शिक्षा की स्थिति देख लीजिए कि बड़े बड़े निवेश करके लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लाखों रुपया खर्च करके, उसका कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं आया। उस ट्रेंड मैन पावर का, कुशल श्रमिक का, प्रशिक्षित जनशक्ति का अर्थव्यवस्था में कहीं समायोजन नहीं है, उसकी मांग नहीं है, वहाँ काफ़ी मंदी है। और इलाज में देख लीजिए कि सरकारी क्षेत्रों का इलाज इसी अर्थनीति के तहत धीरे धीरे दायरा सिकुड़ता गया, निजी क्षेत्रों का फैलाव हुआ, लोगों को लगा कि साफ़ सुथरा अच्छी निजी चिकित्सालयों में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो इतनी महंगी रही कि हर आमदनी के स्तर वाले लोगों के लिए अपनी ज़रूरत से, अपनी डिमांड से ज़्यादा वहाँ खर्च करना पड़ा उनको। तो स्वास्थ्य के मामले में ये फेल रहा, शिक्षा के मामले में फेल रहा, भोजन के मामले में फेल रहा और रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा फेल हो रहा। क्योंकि अभी जो डाटा आया है वो 45 साल का जो डाटा है उसमें सर्वोच्च बेरोजगारी है। भारत के शहरी क्षेत्र में आया है कि 14.5% बेरोजगारी है और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र भी इसके समकक्ष हो गया है। तो बताइए, जहाँ 140-35 करोड़ का देश है वहाँ लगभग 40 करोड़ लोग काम खोज रहे हैं, वो काम करने में के काबिल है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से प्रशिक्षित हैं और उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इस अर्थनीति ने हमको ऐसे जगह पर ले आके खड़ा कर दिया है जहां एक आदमी को सामान्य स्तर पे जीवन जीना बहुत कठिन मुश्किल है। तो एक जो प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं कि नई आर्थिक नीति की वजह से भारत विकसित हो रहा है या तमाम चीज़ें मॉडल, तो ये बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। ये धरातल स्तर पर अगर हम देखें तो बिल्कुल बड़ी चीज़ है ये। नहीं, उसमें ये है कि देखिए, अब जो भारत आर्थिक तौर पे महाशक्ति बन रहा है वह प्रति व्यक्ति जीवन स्तर से उसका आकलन नहीं हो रहा है। वो पूंजी कुछ खास जगहों पे है और उस पूंजी का प्रदर्शन उत्पाद के दृष्टि से दुनिया के तमाम देशों में उसके वजह जगह है, उसके वजह से ये है। आज ये स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप कितना निर्यात करते हैं, उस निर्यात से आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके अर्थव्यवस्था का आकलन होगा। लेकिन प्रति व्यक्ति जीवन स्तर से अगर मूल्यांकन किया जाए तो भारत की स्थिति बहुत खराब है। आमदनी लोगों की लगातार गिरती गई जा रही है। ये बड़ी बात है। और एक सवाल ये लेंगे हम कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय जो आर्थिक नीति बनी इस देश को, क्योंकि उस समय तो लगभग कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो उस स्थिति में जो बनी और जो वर्तमान की जो अर्थनीति चल रही है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या अंतर हम देखते हैं? देखिए आशीष जी, उसमें यह है कि 1947 के पहले, आज़ादी के पहले तो यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और भारत तो हमेशा से प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर देश रहा है। ये अद्भुत देश रहा है जहाँ बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियाँ, उपजाऊ जमीन, प्रकृति की जो उपहार है भारत में दुनिया के अन्य जगहों से ज़्यादा बेहतर है। तो जो समझदार देश थे, जिनके पास तकनीक थी, वो हमारे यहाँ शासन किए और इन सारी प्राकृतिक संसाधनों का भारी उन्होंने दोहन किया। और इसकी जानकारी हिंदुस्तान के बहुत कम लोगों को रही। जो थोड़ा बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग थे उस चीज़ को समझते थे, लेकिन मास इससे अनभिज्ञ था, बहुमत इसका ज्ञात बोध नहीं था। खैर, वो राजनीतिक संघर्ष करते करते जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी के बाद भारत भारत राज्य की जो अवधारणा हुई, उस अवधारणा के तहत पूंजी की संकट थी। यहाँ पूंजी फॉर्मेशन का कोई आधार नहीं था, पूंजी निर्माण का कोई जरिया नहीं था अर्थव्यवस्था में। और पारंपरिक खेती से करोड़ों लोग जुड़े हुए थे और खेती से इतनी आमदनी नहीं थी कि उस आमदनी से जो हासिल पूंजी है उसको बचत करके और आप औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा सकें।
तो ये भारत सरकार के पास संकट थी, तो और निजी क्षेत्र के पास भी इतनी क्षमता नहीं थी, पूंजी फॉर्मेशन नहीं था कि वो बड़े बड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश करके और अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर सके। तो नेहरू जो एक सोशलिस्टिक विचार के व्यक्ति थे, जब ये संविधान लागू हुआ तो संविधान में उन चीज़ों को रखा भी गया। समाजवाद शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा भले गया, लेकिन जो प्रस्तावना थी या संवैधानिक ढांचा था उसमें यह था कि इस संविधान के तहत जो देश का निर्माण होगा एक समाजवादी देश का निर्माण होगा। तो उसके तहत उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दिया अपने आर्थिक नीतियों में, और निजी क्षेत्र को भी जोड़ा कि निजी क्षेत्र की को भी धीरे धीरे जोड़ करके इनको भी मजबूत बनाया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति हमारे यहाँ शुरू हुई, जिसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, और वो दुनिया में अद्भुत था। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम की कोई वैचारिक आर्थिक नीति नहीं है। ये नेहरू ने इस देश में एक नया प्रयोग किया अपने हालात को देखते हुए, और वो नीतियां जो है आपके 1980 तक चलती रही। 1980 में आकर के उन नीतियों के जो दुष्परिणाम सामने आए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में जड़ता आ गई, जितना उत्पादन होना चाहिए वो मिला नहीं, ट्रेड यूनियन को बहुत सारे सुरक्षित अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से कुछ निगरानी में और कुछ कार्य करने की क्षमता में धीरे धीरे जड़ता आई, और वहीं से 1980 की जो औद्योगिक नीति है वहाँ से खुलापन का काम अर्थव्यवस्था में शुरू हुआ। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उसके पहले हमारे यहाँ बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। बाहर की कोई भी पूंजी या कोई भी आयात बिना सरकारी अनुमति के संभव नहीं था। तो उसमें धीरे धीरे खुलापन आया। 1985 में राजीव गांधी ने उसमें ज़्यादा खुलापन ले आया, और वही क्रम जो है आकर के 1991 में पूरी जो 91 के पहले की अर्थनीति थे उससे एकदम बिल्कुल बदल गया अर्थनीति। और 1991 के बाद जो स्थिति है उसको आप देख रहे हैं। तो 1991 के पहले जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थनीति थी वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत थी, यानी हर आदमी के जीवन की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी। आज भी है संविधान में, लेकिन व्यवहार में वो चीज कम हो गई है। तो कोई भूख से नहीं मर सकता, कोई दवा इलाज के बिना नहीं मर सकता है, कोई शिक्षा के अभाव में नहीं रहेगा। हम लोग उसी पीढ़ी के हैं कि अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में किसानों के लड़के बेहतर प्रदर्शन किए, और शुल्क जो है वो एक टोकन मनी था, नॉमिनल था, उससे वो संस्था चल नहीं सकती थी। लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां सरकारी क्षेत्र में था, सरकार ने उठाया था। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क थी, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाया। तो जिंदगी के जीवन स्तर को उठाने के लिए और लोगों की चेतना के स्तर को वैज्ञानिक बनाने के लिए सरकार ने मूलभूत योजनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा और उसको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का काम किया। यह 1991 के बाद उन्हीं योजनाओं को धीरे धीरे हतोत्साहित करके और सरकार की जिम्मेदारियां कम होती गई और उन जगहों को निजी पूंजी ने भरने का काम किया। आज स्थिति यह है कि 3 दशक बाद सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी किसी के जीवन को सुरक्षित करने का नहीं है। कोई भूख से मरता है या कोई अशिक्षित रह जाता है या कोई स्वास्थ्य इलाज के अभाव में मर जाता है। और ये आपने देखा 2021 में दिख रहा है कि लोग पैसे खेत बेच करके, गहने बेच करके, जिनके पास डिपॉजिट था उसको तोड़ करके इस पेंडेमिक महामारी में इलाज को खरीदा उन्होंने, और सरकार इन सारी चीजों को देखती रही, जबकि संविधान में ये व्यवस्था है। अब देखिए, थोड़ा समय इसको विस्तार देना चाहता हूं कि संविधान का होना ही जरूरी नहीं है कल्याणकारी राज्य के लिए। संविधान में जो चीजें हैं, जिस तरीके की अवधारणा है राज्य के कोई गठन के लिए या राज्य कैसा हो, राजनीति कैसा हो, उसके लिए जरूरी है संविधानवाद। संवैधानिक पदों पे रहते हुए लोग संवैधानिक मर्यादा के परे जाकर के काम कर रहे हैं, निजी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं, आम आदमी के जीवन को संकट में जाने दे रहे हैं, उसके प्रति वो बिल्कुल उदासीन है। तो ये खतरा आज हमारे सामने आया है। इसलिए दोनों अर्थनीतियों में देखा जाए तो एक जीवन स्तर को सपोर्ट करने वाली अर्थनीति थी और एक जीवन स्तर को छोड़ देने वाली अर्थनीति है। बल्कि पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप समझिए इससे हमको कोई मतलब आप अपने जीवन की सारी चुनौतियों को निजी पूंजी से आप उसको हल करेंगे। आपको चलना है रोड पे, आप निजी गाड़ी से चलिए। आपको पढ़ना है, आपके बच्चे को पढ़ाना है, निजी विद्यालय में जाइए। आपको इलाज कराना है, निजी चिकित्सालय में जाइए। सरकार की सारी जिम्मेदारियां नई आर्थिक नीति के तहत वो खत्म हो गई हैं, उसने अपने हाथ सिकोड़ लिए हैं।
और जिन योजनाओं को विकास के नाम पे कहती है वह एक्चुअली प्राइवेट पूंजी निवेश को ही सरकार राजनीतिक तौर पे प्रचार करती है कि हम 8 लेन की सड़कें बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, लेकिन उसका जो संचालन है वो निजी हाथों में हो। तो इस भ्रम को दूर करने का काम पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में इसको स्पष्ट करने का काम राजनीति को करना चाहिए। न ये सत्ताधारी दल करता है, न ये विपक्ष करता है। इस पे सबकी सहमत है। भारत के मौजूदा राजनीति में सारी राजनीतिक पार्टियों का नई आर्थिक नीति के समर्थन में योगदान है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ साइलेंट हो जाता है। ये खतरा सबसे ये बिल्कुल। और ये नई आर्थिक नीति का हम परिणाम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप जो है बहुत बढ़ता चला रहा है। जो मतलब पूंजीपति हैं, बड़े लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ती चली जा रही है, आर्थिक क्षमता लगातार बढ़ रही है, आम आदमी जो एकदम पीछे चला जा रहा है। सही बात है जी। और ये एक चीज़ और कि जो भारत की अर्थनीति है वो राजनीति को कितना प्रभावित करती है, जो अर्थ हमारी राजनीति को कितना प्रभावित करती है। अर्थनीति तो देखिए, जैसा अर्थनीति जिस समाज का होगा वैसा ही राजनीति होगा। इसको पारिवारिक स्तर पे आप देख लीजिए कि एक ही पिता के 3 भाई हैं और 2 अगर आमदनी से जुड़े हुए हैं, मासिक वेतन पाते हैं या कोई धंधा उन्होंने किया है, उनकी नियमित आय हो रही है, और एक आदमी कृषि से जुड़ा हुआ है, तो उस आदमी के जीवन स्तर पे क्या असर पड़ता है। उसके सोचने का ढंग बदल जाएगा, उसे समाज में हस्तक्षेप करने का तौर तरीका बदल जाएगा। अगर उसके पास आमदनी बढ़ेगी तो वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर देगा, उसमें दखल करेगा, उसमें अपनी जगह बनाना शुरू करेगा, क्योंकि आज राजनीति निजी पूंजी पर ही चल रही है। ठीक उसी तरीके से जैसा अर्थनीति होगा, राजनीति उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती है। 1991 के पहले वही नेता अपने जनसभाओं में उन नीतियों की खामियों को जनता के बीच रखते थे कि देखो इससे जनता में भूखमरी बढ़ेगी, जनता में की रोजगार छिनेगा, और हम इसके खिलाफ में खड़े हैं। आज 1991 के बाद जब अर्थनीति बदल गई, निजी हाथों में चली गई, सारे उत्पादन का कार्य, अर्थव्यवस्था पूर्णतया जो है भारत की वो निजी हाथों में चली गई है, और निजी हाथ ही ये तय कर रहे हैं कि किन योजनाओं के तहत हमको मुनाफा कमाना है, और उन योजनाओं को पब्लिक डोमेन में बताया जाता है कि ये जनहित में है। राजनीति इसको स्पष्ट नहीं करती है, वो ये नहीं बताती है कि इन योजनाओं से इतने लोग विस्थापित होंगे, इन योजनाओं से इतने लोगों के जीवन स्तर पे बुरा असर पड़ेगा, इन योजनाओं से इतने परिवार की शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इतने लोगों का इलाज महंगा हो जाएगा। तो ये जो बताने का काम विपक्ष का होना चाहिए, इस पे एक आम सहमति इन लोगों की बन गई अलिखित कि इसके दुष्परिणामों को पब्लिक डोमेन में नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए जज्बाती मुद्दों के तहत बहस तो जारी रहेगा। मनुष्य हैं तो आप संवाद तो करेंगे। संवाद के विषय को जो जरूरी है उसको डाइवर्ट कर देना भारत की राजनीति की आज मुख्य विषय हो गया। ये बड़ी बात है। जो आम समस्या है, जो जिस पे हमें बात करनी चाहिए उस पर हम बात नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और एक चीज़ यहाँ पर हम और जानना चाहेंगे कि जो भारत की जो अर्थनीति है, जैसे अभी तो चूँकि महंगाई बढ़ रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है, तो हमारा मॉडल क्या होना चाहिए अर्थनीति का? श्रम आधारित मॉडल होना चाहिए हमारे देश का, या फिर पूंजी आधारित? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि पूंजी निवेश मुख्य है, पूंजीवाद की तरफ हम बिल्कुल अग्रसर हैं, और उसी से सारा मॉडल जो है प्रभावित हो रहा है। तो इन दोनों में किस मॉडल को हम अपनाएं कि हम इस व्यवस्था से उबर सकें? देखिए, अर्थनीति कोई भी देश या परिवार बनाता है, व्यक्ति भी बनाता है। निजी अर्थव्यवस्था में घाटे की कोई जगह नहीं होती है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में घाटे की जगह होती है। इसीलिए उसमें डेफिसिट बजट बनाया जाता है। घाटे की अर्थव्यवस्था यानी आमदनी 90 रुपया है तो व्यय हम 95 रुपया करने की बजट बनाते हैं, और 5 रुपये को हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। निजी व्यक्ति अपना बजट बनाता है, अगर 100 रुपया आमदनी है तो वो चाहेगा कि 90 रुपया में ही हमारा पूरा वर्ष निपट जाए, 10 रुपया बचत हो जाए। तो दोनों में फ़र्क ये है कि हमेशा उत्तरोत्तर सार्वजनिक बजट बढ़ा के बनाया जाता है आमदनी से ज़्यादा का, ताकि रोजगार क्रिएट हो। अब अपने संसाधनों को देख करके अर्थनीति बनाई जाती है। उसमें श्रम शक्ति कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कैसा है, जो चीज़ें हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं उसको अपने अर्थनीति में केंद्रीय विषय बनाया जाना चाहिए। तो भारत में जैसा कि आज़ादी के बाद ही आप देख रहे हैं, और आज तो भारत की राजनीति ही कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि भारत नौजवानों का देश है, दुनिया का 50 से 55 करोड़ यहाँ नौजवान हैं। उसमें प्रशिक्षित 50 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 35 वर्ष तक है। तो
जो अर्थनीति हमारे यहाँ मौजूदा समय में, मौजूदा दौर में चल रही है, इस अर्थनीति में श्रम शक्ति की कोई जगह नहीं है। ये अर्थनीति जो है वो उच्च तकनीक आधारित है। इसमें दो कारक हैं, एक पूंजी परस्त है और एक तकनीक परस्त है। पूंजी और तकनीक के अलावे इस अर्थनीति में किसी दूसरे रॉ मटेरियल की कोई जगह नहीं है। और जनशक्ति, प्रशिक्षित जनशक्ति भी एक बहुमूल्य संसाधन है। उसका उपयोग अगर अर्थव्यवस्था में नहीं है तो उसका जो लाभ समाज को मिलना चाहिए उसके लाभ से समाज वंचित रह जाएगा। तो हमारे यहाँ श्रम आधारित ये अर्थनीति 1991 के बाद नहीं है, 1991 के पहले तो था। इसीलिए देखिए सरकारी दायरा जब बढ़ता था तो लोगों को सामान्य शिक्षा पे भी नौकरी मिलती थी। हम लोगों के पिताजी, उनके पिताजी कम पढ़े लिखे थे। सरकार की योजना थी कि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उनको यहाँ जोड़ के प्रशिक्षित करेंगे, उनको ट्रेंड करके और विशेषज्ञ बना देते थे। आज स्थिति ये है कि विशेषज्ञों की छटनी हो रही है, वहाँ तकनीक जगह ले रही है। आने वाले समय में भी ये जो सूचनाएं आ रही हैं दुनिया स्तर की, वो ये है कि रोबोटाइजेशन होने जा रहा है। सारा उत्पादन का कार्य रोबोट करेगा और डिजिटल इंडिया इसी के तहत ये चलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर केंद्रीकरण करने के लिए बनाया गया है। एक पूंजी केंद्रित रहे पूरी अर्थव्यवस्था में और वो पूरी अर्थव्यवस्था की निगरानी डिजिटलाइजेशन के तहत करता रहे। डिजिटलाइजेशन से हाथों को काटा जा रहा है, श्रम शक्ति को हतोत्साहित किया जा रहा है और समाज के एक बड़े वर्ग का जीवन स्तर को संकट में डालने का काम किया जा रहा है। तो लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन से आम आदमी को फायदा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब श्रम आधारित ये इकनॉमी नहीं है, जिसको लेबर इंटेंसिव इकनॉमी कहते हैं, तो श्रम की खपत नहीं है। वो श्रम आज राजनीति में कच्चे माल के रूप में उपयोग हो रहे हैं। अब पूंजी आधारित है तो पूंजी अपनी सुरक्षा चाहती है। वो जहां भी पूंजी लगाई जाएगी वो मुनाफा पहले ही बिल्कुल देखेगी कितना मुनाफा मिल रहा है। उसका पहले ही लागत लाभ विश्लेषण हो जाता है कि अनुमानित मुनाफा से कम होगा तो पूंजी खिसकने लगेगी वहां से, अनुमानित मुनाफा से ज़्यादा होगा तो फिर वो प्रेरित होगी, वहाँ काम करेगी। तो हमारे देश में तो पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था से जनता को या देश को कोई फायदा नहीं है। श्रम आधारित पूंजी होना चाहिए, श्रम और पूंजी दोनों का मिश्रण होना चाहिए। जहाँ पूंजी की ज़रूरत है वहाँ पूंजी और तकनीक का उपयोग किया जाए, जहाँ श्रम की ज़रूरत है वहाँ श्रम का उपयोग किया जाए। तभी समाज में एक न्यायपूर्ण संतोषजनक समाज की स्थापना आप कर सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका आर्थिक सर्वे करा करके ये बताए कि नई आर्थिक नीति से कितने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, पूंजी किन किन के लोगों के हाथ में गई है, कौन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कौन लोग इससे कठिनाइयों में जा रहे हैं। ऐसा कोई डाटा आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपके सामने। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जैसे अभी आपने कहा कि सरकार को बताना चाहिए और सरकार इसको बता नहीं रही और न वो बताएगी। बिना बताए वो तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है, चाहे रेलवे हो, ये बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में लेकर के जा रही है। आम आदमी ये समझ रहा है, उसको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो समझ रहा है कि सरकारी मशीनरीज बिल्कुल फेल हो रही हैं, इसलिए प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट सेक्शन में अगर हम देते हैं तो हमको लाभ मिलेगा। आम आदमी ये सोच रहा है, तो इसको कैसे मतलब समझा जाए? देखिए, ये सब घाल-मेल का दौर चल रहा है और समझ का स्तर उठाने के लिए राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। राजनीति एक जीवन का बड़ा विषय होता है। राजनीति केवल ये नहीं होता है कि जो चुनाव लड़ते हैं वही राजनीतिज्ञ हैं। हर व्यक्ति को अपने राज्य व्यवस्था के बारे में मोटी मोटी जानकारी रखनी चाहिए। राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कि मेरे जीवन को जब ये व्यवस्था प्रभावित कर रही है तो ये व्यवस्था चल कैसे रही है, कौन सी नीतियाँ बना रही हैं, हमसे बिना पूछे, हमसे बिना जाने, या उन नीतियों को समझने की मेरी क्षमता नहीं है, मेरी समझ नहीं है। तो समझ के स्तर को ऊपर उठाने का काम राजनीतिक दलों का है। और राजनीति इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था एक बनाई गई है कि जनता और सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बीच में एक पारदर्शिता हो। वह पारदर्शिता अगर होगी और वो डिबेट का विषय बनेगा, जो नीतियाँ लागू हो रही हैं उन नीतियों पर खुली बहस हो, स्वतंत्र बहस हो, तो लोगों की चेतना का स्तर बढ़ेगा। लेकिन वो बहस होने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए 1991 से कुछ चुनिंदा लोग इस देश में संसद में, यानी विधानसभा हो या पार्लियामेंट में चुन के गए, तो उन्होंने इस सवाल को उठाया
और आंशिक तौर पे वो पब्लिक डोमेन में आकर के रखे, लेकिन वो अपनी एक आंशिक जिम्मेदारियों के तहत ये मान लिए कि हमको जो एक न्यायपूर्ण भूमिका करनी थी हमने कर दिया, लेकिन खुले मन से वो भी नहीं लगे। बाकी बहुतायत जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने इस विषय पर कभी चर्चा ही नहीं किया। आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों पर पर्दा डालने के लिए विकास विकास का एक ऐसा स्लोगन पैदा किया भारतीय राजनीति ने इधर 3 दशकों में, जब हम आपका विकास करेंगे। पब्लिक समझी कि भाई विकास जरूरी है, विकास हमारा हो रहा है, लेकिन विकास के चेहरे को किसी ने देखा नहीं आज तक। वो चाहे गलियों में हो या सड़कों पे हो, कहीं कुछ दिखा नहीं। विकास का चेहरा यही है कि बड़ा माल हाउस खुल गया, बड़ा प्राइवेट चिकित्सालय खुल गया, और बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खुल गए। तो जो ये बड़े संस्थान खुले, ये संस्थान विकास के प्रतिनिधित्व नहीं किया इन्होंने उस समाज से पैसा निकाल करके और मुनाफा कमाने का काम किया। इस सच्चाई को, इससे हकीकत को बताने की जिम्मेदारी राजनीति की है। समाज में काम करने वाले लोग और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी थी। तो ये बात पब्लिक डोमेन में आए और पब्लिक को समझ में आए कि जो हो रहा है वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है। इस पे तस्वीर स्पष्ट ना हो, इसलिए राजनीति ने एक भयभीत माहौल बनाया, एक आवरण बनाया, एक जज्बाती इशू खड़ा किया, और इस इशू से हटा करके डिबेट को दूसरे क्षेत्र में ले गए। और जो लोग मूल डिबेट की तरफ आना चाहते हैं उनको थ्रेटनिंग दिया, उनको डराया, उनको धमकाया और कहा कि ये प्रतिगामी सोच के लोग हैं, ये समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं, हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जो डिबेट को वास्तविक विषय पर ले जाने वाली आवाजें थी वो कमजोर पड़ती गई, और जो डिबेट को गलत दिशा में ले जाने वाली आवाजें थी वो सत्ता के समर्थन से उनकी आवाज काफी जोरदार तरीके से उसका फैलाव ज्यादा हुआ, और लोगों के अंदर वो भ्रम और ज्यादा मजबूती से घर कर गया। इसलिए इस अर्थनीति के दुष्परिणाम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है कि संवाद करना होना। जी, संवाद करना। जो शासन सत्ता है और आम आदमियों के बीच में कोई डायलॉग नहीं है, बस हम नियम कानून जो भी बनाते हैं थोप देते हैं। नहीं, एक चीज है संवाद, तो देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आप मुंह बंद करके नहीं रह सकते हैं। समझ चाहे जितनी हो, संवाद तो आप करेंगे ही। संवाद चाहे अराजक एंटी सोशल एलिमेंट है तो कोई गलत काम करने के लिए संवाद करें, अच्छे लोग हैं तो अच्छे की कल्पना के लिए संवाद बंद नहीं होगा, संवाद चल रहा है। इसीलिए सरकार संवाद को नहीं बंद कर सकती है। रियल संवाद को, वास्तविक मुद्दों के संवाद को उसने हतोत्साहित किया है, और फर्जी विषयों के संवाद को प्रोत्साहित किया है। तो संवाद तो चल ही रहे हैं। आप 24 घंटे टीवी खोलिए, टीवी एक संवाद का विषय तो खोज करके लाता है वो, और वो आपके लगातार विषय बदल दिया। जी, मानसिक मंथन वो करता रहता है। आपकी जिंदगी का उस बहस से कोई लेना देना नहीं है। आज जिस विषय से आपके जिंदगी का सरोकार है उस विषय को बहस के केंद्र में आने न देना एक तरीके की ये राजनीति है, जो इस नई आर्थिक नीति से निकली हुई राजनीति है। नहीं मिली है। तो अब एक आखिरी सवाल लेंगे हम यहाँ पे कि अगर हम पूरे होलसेल इस प्रक्रिया को समझें तो आम आदमी को मतलब क्या सोच होनी चाहिए, जिससे एक आम आदमी सामान्य रूप से ये सोच रहा है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तमाम चीज़ें जो निजी क्षेत्र में जा रही हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के तमाम चीज़ें, तो आम आदमी भी संतुष्ट नज़र आ रहा है इससे, तो उसको इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं और ये संभव नहीं है कि इतने बड़े देश में जनसभाओं के जरिए लोगों को शिक्षित किया जाए। ना आज के दौर में जहाँ हर जीवन की ज़रूरतों को व्यक्तिगत स्तर पे ही हासिल करना है, लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सरकारी कोई सपोर्ट है नहीं, तो वैसे स्थिति में ये संभव नहीं है। यह विद्यालयों और महाविद्यालयों से शुरू होना चाहिए। नीतियों पे बहस एक ज़माने में महाविद्यालयों में होता था, जब बिल्कुल डिबेट होते थे, उस शिक्षा हासिल करते करते परिपक्व अवस्था में छात्र आते थे, किशोरावस्था में आते थे, तो राष्ट्रीय विषयों को भी महाविद्यालयों में डिबेट का इशू बनाया जाता था और अध्यापक विषयेतर बहस भी कराते थे। तो उससे एक उनकी चेतना का विस्तार होता था, और वही समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो अभी सामाजिक गतिविधियों में उतरने के पहले वो प्रशिक्षित होता है, समाज को देखने की दृष्टि विकसित होती है, राजनीति को देखने की एक जो दृष्टि महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों से विकसित होती रही है, वो एक नर्सरी थी। और वही एक प्रशिक्षण होता था छात्र संघ के चुनाव के जरिए। जैसे सरकारी क्षेत्रों को बदनाम किया गया कि ये रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, इसलिए इसको काट दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए या इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। ये आपका मेडिकल साइंस कहता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ
कि अगर कोई अंग इन्फेक्शस हो गया, संक्रमित हो गया, या वो लगता है कि अब वो श्रांत पैदा हो गई, तो मेडिकल साइंस पहले उसको कहता है कि इसका इलाज क्योर किया जाए, इसको बचाया जाए। और बचाना जब संभव होगा तो अंतिम विकल्प है कि इसको काट दिया जाए। नई अर्थनीति से सरकार ने पहले ही कहा कि सार्वजनिक इकाइयां बीमार है इसलिए इसको काट दिया जाए, मतलब इलाज करने का कोई कार्य उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो वही सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई आपका विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। कहा कि साहब यहाँ तो आवारगी होती है, यूनियन से अराजकता फैलती है, एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो कहा कि लोकतांत्रिक इस नर्सरी को काट दिया जाए। उसका इलाज उन्होंने नहीं किया, और ये हर जगह अक्षरशः सही नहीं था। ठीक है कि उसमें कुछ खामियां बुराइयां आई, व्यवस्था में खामियां बुराइयां आती रहती हैं समय के साथ। शरीर अगर स्वस्थ है तो जहर भी इसमें जा रहा है, जहर को मिनिमाइज करने की व्यवस्था आपको करनी है। तो ये काम नहीं हुआ, बल्कि उसको बदनाम किया गया कि इसके रहने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको हटा दिया। पिछले 2 दशक से भारत के विश्वविद्यालयों में खत्म हो गई। तो जो चेतना का स्तर, वैज्ञानिक चेतना का स्तर वहाँ हुआ करता था, एक निष्पक्ष व्यवस्था थी, न कोई इस पार्टी का था न कोई उस पार्टी का था। या अगर किसी पार्टी से अगर राजनीतिक तौर पे सहमत असहमत भी थे तो डिबेट का जो विषय होता था बिल्कुल स्वतंत्र होता था। बिल्कुल। तो उसमें किसी का कोई हिडन प्रभाव नहीं था, दबाव नहीं था। तो उससे जो एक स्वतंत्र चेतना विकसित होती थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। तो जब वहाँ से बंद हो गया तो चेतना का स्तर इतने बड़े देश में पैदा करना और राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बस की बात नहीं है। जहाँ व्यवस्था खुद ही चेतनहीन अवैज्ञानिकता की तरफ समाज को ले जाने का पूरा एक भरपूर योजना तैयार की है, सशक्त योजना है। वो आवाज़ बहुत ताकतवर है। उस ताकतवर आवाज़ के समक्ष सारे संसाधन भी है उसके पास। जो रियल आवाज़ है वो न कारखाने में तूती की आवाज़ बन के रह जाती है। सबसे बड़ा खतरा ये है। ये बड़ी विडंबना है समाज की, क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप संवाद के लिए समय निकाले। और दोस्तों, भारत की अर्थनीति और राजनीति पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा। संवाद कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहिए। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।